से हमारे सभी प्रतिभागियों को लाभान्वित करेंगे। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। सर, हम आपको आमंत्रित करते हैं मंच पर। सर, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और हमें अपने ज्ञान की धारा से लाभान्वित कीजिए। आइए सर। मित्रों नमस्कार। नमस्कार। बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय अलवर की ओर से आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार में मुझे आने का अवसर मिला, उसके लिए मैं कॉलेज प्रशासन और आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आ रही है सर। तो मित्रों मैं फॉर्मली शुरू कर चुका हूँ। तो जो मेरे को आज जो बात करनी है, एक सुखद स्थिति है कि गांधी जी का किसान, मजदूर और आदिवासियों के बारे में उनकी क्या समझ थी, उनका परसेप्शन क्या था और पर्सपेक्टिव क्या था। तो गांधीयन परसेप्शन एंड पर्सपेक्टिव ऑफ लिबरल्स एंड ट्राइबल्स। और एक इत्तेफाक ये है कि मुझे जो मैंने अधिकांश जो मेरा काम है वो किसान, आदिवासी और आंदोलन के लिए आधुनिक भारतीय और समसामयिक भारत के संदर्भ में मेरा जितना लेखन है वह काफी कुछ गांधी जी के से नजदीक है। वो बात अलग है कि गांधी जी पर मैंने बहुत कार्य नहीं किया है, मुश्किल से 4-5 लेख मैंने लिखे हैं, किंतु मैंने गांधी जी पर अपने रिसर्च स्कॉलर से शोध कार्य करवाया। इसमें 3 PhD मैंने वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से मेरे निर्देशन में करवाई। सबसे पहला काम मैंने किसान और महात्मा गांधी करके हिंदी में थीसिस लिखी थी विद्यार्थी ने, और उसके बाद मेरे अंडर थी थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ वर्कर्स मूवमेंट गांधीयन पर्सपेक्टिव, मतलब गांधी जी और श्रमिक आंदोलन समझ लीजिए, इस पे हुआ। और तीसरा गांधी एंड इन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान के इतिहास में गांधी। तो ये 3 शोध कार्य मैंने गांधी पे करवाए। इसके अलावा एक पुस्तक मेरी पत्नी डॉक्टर शैलवती शर्मा ने गांधी दर्शन करके लिखी, और उस पुस्तक का प्रीफेस मैंने लिखा था, और उस प्रीफेस को लिखने के लिए मुझे गांधी जी के और के साहित्य से बहुत नजदीकी से परिचय करने का अवसर मिला। संपूर्ण गांधी वाङ्मय को जब हम देखते हैं, अनेक विमर्श हैं उनके, लेकिन उनको सबसे अधिक जो क्लोज टू हिज हार्ट वाज द नरेटिव ऑफ पेजेंट्स एंड रूरल इंडिया। उनकी राय में वास्तविक भारत महलों और शहरों में नहीं बसता, वास्तविक भारत झोंपड़ी में बसता है। किसान और देहात उनके प्रिय विषय थे, और उन्होंने आजादी के पश्चात जिस राम राज्य की परिकल्पना की थी या जिस डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात की थी, तो उनकी दृष्टि में वह ग्राम स्वराज था। और ग्राम स्वराज का उनका था कि वह गांव जो है वो अपने आप में आत्मनिर्भर इकाई है, केवल आर्थिक इकाई नहीं, ये सभी रूप में इन ऑल रिस्पेक्ट इट इज एन इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंटेड यूनिट। जैसे चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, छोटे उद्योगों का मामला हो, कुटीर उद्योगों का मामला हो, कृषि के सहायक व्यवसायों का मामला हो, चाहे पशुपालन हो, जितना भी है, वो ये मानते हैं कि गांव अपने आप में एक कंप्लीट इकाई है, और जीवन की हर जो सामग्री है वो एक गांव में आराम से उत्पादित की जा सकती है। ये मुश्किल बात नहीं है। और इससे ये होगा कि जो गांव है उसके अपने, उन्होंने तो वो जो उनकी पंचायती राज है, वो पंचायत आज का पंचायत नहीं था जिसमें आजकल जीवन बना दिया है गाँव का। लेकिन तो
अपनी बात रखना चाह रहा हूँ, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कहने का ये है कि मुख्य तौर पर किसान आया है। किसान की होगी बात, उसमें किसान सबसे अग्रणी है। जब असहयोग शुरू किया, गांधी जी का इस आंदोलन का जो अग्रिम दस्ता होगा वो किसान होगा। उनको किसान बहुत अधिक भरोसा है। किसानों के बारे में यदि हमें स्वदेशी आत्मनिर्भरता जैसी आगे बढ़ाना है, तो वो उसमें सबसे अधिक किसान ही मददगार हो सकता है। मैं आज के किसान के बारे में बात नहीं कर रहा, क्यों आज के किसान की स्थिति गांधी जी जिस समय विचार कर रहे हैं उसमें अंतर आ चुका है, ये अलग विमर्श का विषय है। और सबसे बड़ी बात ये मानते थे वो, श्रम श्रम की प्रधानता उनके दर्शन में मिलती है, और श्रम को वो भगवान ही समझते हैं। श्रम उनकी दृष्टि में ईश्वर है, ईश्वर का वरदान है श्रम जो हम करते हैं, और उससे हम जो क्रिएट करते हैं, श्रम से जो हम संरचना करते हैं, जो उत्पादित करते हैं, वो नित्य नया जो सृजन है वो उसी जो श्रम है उसी के द्वारा है। उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि बिना श्रम के यदि कोई रोटी खाता है तो वो हराम है। श्रम विहीन तो कोई जीविका होनी ही नहीं चाहिए। और उन्होंने खास तौर पर बौद्ध साधु, जैन साधु और हिंदू साधु, इनके बारे में कहा कि ये लोग जो हैं ये समाज पर एक पैरासाइट हैं, ये परजीवी लोग हैं, और इन परजीवी लोगों को भी अपनी रोटी स्वयं कमानी चाहिए, श्रम करना चाहिए, चाहे वे खेती करें, किसानी करें, गाय पालें, कुटीर उद्योग चलाएं या सूत काटें, जो भी काम वो कर सकते हैं, उन्हें इतना काम करना चाहिए जिससे वो जस्टिफाई कर सकें कि वो जो रोटी खा रहे हैं वो श्रम की है। तो उनकी ये, गांधी जी की अपनी ये समझ थी कि जो किसान है, उन्होंने बड़ा सिस्टमेटिक चीजों को एक्सप्लेन किया कि किसान खेती पर निर्भर करता है और खेती गाय पर निर्भर करती है। बहुत उन्होंने बिल्कुल कनेक्टिविटी देखिए किस तरह से लिंक किया, और उन्होंने कहा कि जब जो गाय है, इस गाय को हम अगर आगे इसकी समृद्धि करें तो निश्चित रूप से किसानों को अधिक लाभ होगा और खेती भी विकसित होगी। अब वो तो बेकार विमर्श की बात हो गई, क्यों खेती से तो अब पशुधन को ही गायब किया जा रहा है। जिस दिन बैल गायब हो गया उस दिन गाय का महत्व तो अपने आप ही कम हो गया। तो गाय बैल को हमने छोड़ दिया, गाय को छोड़ दिया, और उस पर मैं क्या फिलहाल बात नहीं करूंगा। लेकिन उनका ये था कि जो किसान है और किसानी है ये उत्तम है। तो जो एक परंपरागत कहावत आज तक प्रचलित है कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और अधम नौकरी, तो नौकरी को तो सबसे नीचा दर्जा भारतीय परंपरा में दिया गया है। तदनुसार गांधी जी भी जो है प्रेफरेंस देते थे उत्तम, वो खेती को ही मानते थे। और वो ये मानते थे कि खेती में वे लोग आए जो खेती के कार्य में रस लें। इसी शब्द का उन्होंने उपयोग किया है, खेती के कार्य में रस लें। अगर वो खेती को, किसानी को एक मजबूरी बस ढोएंगे तो वो खेती के साथ न्याय नहीं कर सकते और स्वयं के साथ भी न्याय नहीं कर सकते। उनका जो किसान श्रम करता है वही श्रम सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य के पालना में सहायक होता है। तो उन्होंने किसान के श्रम की बार बार जो बात की, और ये भी कहा कि जो गाँव में खेती के अलावा अगर कटाई, बुनाई, बढ़ईगिरी, लोहारी इत्यादि का कार्य भी होता है तो वह खेती के आदर्शों को ध्यान में रख करके किया जाए। तो एक ऐसा कंप्लीट सिस्टम था हमारे पास। उसमें क्या हुआ, हमने गाजी तो जजमानी सिस्टम है, और जजमानी सिस्टम में क्या होता है, जो लैंडलॉर्ड है, जो गांव में जो भूस्वामी है या किसान है, भूस्वामी किसान, उस पर कुम्हार, खाती, लोहार, नाई, ये सब जो है जजमानी सिस्टम के अंतर्गत काम करते हैं, जिससे ये माना गया ये डेरोगेटरी, अपमानजनक है और इससे सामाजिक दर्जा नीचा होता है। जबकि ऐसा नहीं था, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक थे, उनमें म्यूचुअल डिपेंडेंसी थी। यदि कृषि औजार लोहार और खाती मिलकर नहीं बनाएंगे तो किसान क्या कर लेगा। तो ये एक ऐसी कंप्लीट सिस्टम था जिसको हमने आजादी के बाद और तोड़ दिया। आजादी के पहले तो अंग्रेजों ने तोड़ा, आजादी के बाद हमने तोड़ दिया। मैं जिस गांव का रहने वाला हूँ वहाँ बुनकरों के 20-25 परिवार मेरे सामने वो बुनकरी का काम करते थे। सूत तो बाहर से लाया करते थे, महीन वाला तो
मोटा सूट खुद काटते थे, और मेरे गांव में कपड़ा बनता था, उसको गाढ़ा कहते थे। उस गाढ़े को लेने के लिए 10-10, 20-20 कोस से लोग आया करते थे। आज उस गांव में एक भी बुनकर बुनकरी का काम नहीं करता। उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी आ गई, दे हैव नो आइडिया ऑफ दिस वीविंग, ये बनाया कैसे जाता है उनको कोई पता ही नहीं है। जबकि हम लोग छोटी क्लास में पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, रास्ते में बुनकरों के घर पढ़ते थे, तो हम बैठ जाते थे जहाँ वो काम करते थे। खरडी जहाँ होती थी उनकी, उसको दुकान कहते थे, उसको गाड़ कहते थे कि गाड़ में वो गाड़ा बुन रहा है। तो वहां बैठ करके हम उनकी प्रक्रियाओं को भी देखते थे, किस तरह से वो ताना बाना करते हैं, किस तरह से वो उसका ताना बाना करने के बाद बुनाई का काम करते हैं, शटल शटल फेंकते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ चुनते हैं, किस तरह रंगीन धागा डालते हैं, ये सारी प्रक्रिया हम देखते थे। और उस समय गांव में 80% कपड़े की आपूर्ति गाड़े से होती थी। हम बच्चे थे, हम लोग गाड़े के कुर्ते पहनते थे, गाड़े की बनियान पहनते थे, तो वो गाड़ा गायब हो गया। खैर अब मैं वापस उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, वरना मैं बह जाऊंगा। आज के संदर्भ में मैं वापस गांधी जी के जमाने पर आता हूँ। तो गांधी जी का ये मानना था कि किसान ही भारत की आत्मा है, और देहात ही किसानों के हैं, और भारत अगर कहीं बसता है तो वो देहातों में बसता है। उनकी समझ ये भी थी कि पहले सारा जो उत्पादन का क्षेत्र था, उत्पादन का क्षेत्र जो है वो गांव ही हुआ करते थे, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो, चाहे वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो खनिज हो, ये सब गांव और देहातों के आसपास ही प्राप्त होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है वहीं पे इसका निर्माण हो। और जब गांव में ये होता था तो जो सरप्लस हुआ करता था गांव की आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद, उस सरप्लस को कस्बों और शहरों में भेजा जाता था। तो आप ये देखिए, जो बेसिक प्रोडक्शन सेंटर तो गांव है, अब क्या हो रहा है कि शहरों को प्रोडक्शन सेंटर बना दिया आपने। और पहले तो वो रॉ मटेरियल देखिए, डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट, एक तरफ तो सारा रॉ मटेरियल ला करके पहले उन शहरों में पहुंचा रहे हो जहाँ उद्योग स्थित है, और जब वहाँ फिनिश्ड गुड्स तैयार हो जाती हैं, फिर उसी को ट्रांसपोर्ट करके आप गांव गांव तक पहुंचा रहे हो। तो उन्होंने कहा ये डुप्लीकेसी और एफर्ट्स किस लिए, भाई गांव में सब कुछ हो, इसकी जरूरत है। चलो, तो जो किसान है वो उनकी दृष्टि में बड़ा महत्वपूर्ण है। आप ये देखें, वो ये कहते थे किसान दुनिया का पिता है, पिता है, वो अन्नदाता है। वो कहते हैं अगर आप ये मानते हैं कि ईश्वर हमको जीवन देता है, ईश्वर ही हमारा अन्नदाता है, तो किसान उस ईश्वर का हाथ है। ईश्वर किसान के माध्यम से आप तक ये सारा जीवन पहुंचाता है। तो आप देखिए कि किसान ही दुनिया का असली पिता है, वो अन्नदाता है, और किसान ईश्वर का हाथ है। किसान का हम पर जो ऋण है उसे हम चुकाने के लिए क्या करने वाले हैं। गांधी जी बोलते थे, स्वयं बोलते थे कि हम पर सदियों से किसानों का ऋण है, हमारी पीढ़ियां किसानों के श्रम पर पलती आ रही हैं, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो वो तो ये मानते थे कि हम लोग जो हैं खुद भी अगर इस तरह के श्रम में अपने आप को संलग्न करें, जिस स्तर पर भी, छोटे स्तर पर, बड़े स्तर पर, तो वो एक अपने आप में पूर्ण होने की एक प्रक्रिया हो सकती है। वो कहते हैं हम उनकी पसीने की, गाढ़े पसीने की कमाई खाते हैं, तो हमें भी खेती का काम शुरू करना चाहिए, ये गांधी जी कहते हैं। चाहे आप अपने किसी आश्रम में, चाहे 1-2 बीघा खेत में, जहां भी हो, आप श्रम करें। साथ में आप देखिए, ये बात वो जो लिख रहे हैं, ये तो अर्ली बात है, जब ये 1920-25 के आसपास की बात है, जब गांधी जी कह रहे हैं कि जो हमारा एक विमर्श चल रहा है कि मशीनों के माध्यम से, बिजली के माध्यम से खेती का अधिक उत्पादन बढ़ा सकते हैं, ये एक बहुत विनाशकारी स्थिति होगी। क्योंकि ये जो मशीनें हैं ये श्रम को खा जाएगी, श्रम की हत्या हो जाएगी, एक बहुत बड़ा पाप, एक बहुत बड़ी हिंसा ये मशीनें करेंगी। दूसरी बात यह है कि जो जमीनों का पानी है उनको आप इन मशीनों से खींच करके उसे ही आप बंजर बना देंगे। आज ये स्थिति आ गई है। मैं जिस गांव में रहता था वहाँ 20 फीट पे पानी निकलता था, फिर 30 फीट पे गया, अब जो है वहाँ 2000 फीट पर पानी नहीं है। तो आप देखिए कि जो ओवर पंपिंग शुरू हुई, जो ओवर एक्सप्लोरेशन हुआ ग्राउंड वाटर का, आज उसके दुष्परिणाम ये भोगने पड़ रहे हैं कि पीने के पानी का भी दिक्कत हो रही है, और बहुत नीचे जाके कुछ सिंचाई का पानी मिल रहा है, उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, वो जमीन को खराब कर रहा है। तो गांधी जी ने
इन सारी चीजों के लिए पहले ही आगाह किया था कि मशीन और बिजली की ताकत से हम जमीन की खास साफ लिखा उन्होंने, हम उसकी उत्पादकता को नष्ट कर देंगे और उसका जो उपजाऊपन है वो खत्म हो जाएगा। हम जो आर्टिफिशियल उपजाऊपन which is being created by this chemical fertilizer and pesticides, ये जो है it will adversely affect the health of agriculture workers and at the same time health of consumers। ये गांधी जी का लंबा विस्तार है और गांधी जी उस समय भी ये कह रहे हैं कि हाथ के पिसे आटे की चक्की गांव में होनी चाहिए, मसाले हाथ से पिसने चाहिए, तेल घानी से निकलना चाहिए, कोल्हू से निकलना चाहिए। उनका ये ऐसे व्यवसाय हैं, इनको पुनर्जीवित किया जाए और पुनर्जीवित करके एक और तो जो ग्रामीण जन हैं, गैर कृषि कार्यों से जो जुड़े थे, उन्हें रोजगार मिलेगा, उनको शहर की तरफ भाग करके कच्ची बस्ती में एक नरकीय जीवन जीने पर अभिशप्त नहीं होना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हम इन सब चीजों को जो श्रम से उपजती है, क्योंकि हम मशीन का उपयोग करें, गांधी जी मशीन के विरुद्ध नहीं है, वो कह रहे हम करें, लेकिन जहाँ आवश्यक है, जहाँ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ बड़े काम हैं, उनमें हम उसको मशीन लगानी होगी। लेकिन आप हर काम, आज स्थिति क्या हो गई है गांव में कि किसान पहले भी ज्यादा रोजगार, अब वो पूरी तरह बेरोजगार है। क्यों है कि मशीनें आ गई, सीजनल थोड़ा काम होता है और बाकी वो चबूतरे में बैठ करके ताश खेलता है। आज गांव में शुगर के पेशेंट्स लाइन से मिलने लगे हैं, हार्ट के पेशेंट लाइन से मिलने लगे हैं, दुनिया भर की बीमारियों का घर अब स्थिति बनती जा रही है। ये भी गांधी जी ने आगाह किया था कि शुद्ध वायु और शुद्ध अन्न होने के उपरांत भी जो गांव के लोग हैं, किसान हैं, उनको ये दोनों ही शुद्ध उपलब्ध नहीं है। वो ये कहते थे कि गांव तो कूड़े के ढेर बन गए हैं, उनके पास से निकलना मुश्किल है, जहाँ बदबू आती है, सड़ने लगे हैं ये गांव। आज भी कोई स्थिति में बहुत सुधार मुझे तो नहीं लगता। अगर कोई छोटा नगला या पुरवा या ढांडी बन गई हो, वो हो सकता है। बाकी जो गांव है, क्योंकि मैं आज भी एक गांव का निवासी हूँ, जो बहुत बड़ा गांव है, उस गांव को लोग, कई लोग इंटरेस्टिंगली एक बगल के गांव के कोई व्यक्ति थे, वो चले गए दिल्ली, तो दिल्ली से लौटे तो दिल्ली कहानी सुनाने लगे कि अरे भैया दिल्ली बहुत बड़ी, ऐसे ऐसे। तो उनने कही कि भैया गारू तो बड़ी है क्या? तो जो मेरा गाँव है उसका नाम है गारू, केवल उससे बड़ी है क्या? मतलब उसको इतना बड़ा गाँव माना जाता था। तो उस गाँव में आज मैं सीधे रास्ते निकल नहीं सकता, कीचड़ ही कीचड़ है और गंदगी के अंबार हैं। तो वो बात आज भी है। तो वापस में गांधी जी जो कहते थे कि स्वास्थ्य और शक्ति देने वाली खुराक किसान को मिलनी चाहिए, लेकिन वो किसान को नहीं मिल रही है, क्योंकि उस समय तो जो आर्थिक भार है, मनी लेंडर अलग से खींच रहा है, सरकार अलग ले रही है, लैंडलॉर्ड अलग ले रहा है। तो किसान का जो सरप्लस है, जो उसकी मेहनत का फल है, उसको तो लुटेरे लूट ले जा रहे हैं। तो किसान को पौष्टिक आहार कहाँ से मिलेगा? और जब वो अपना मालिक बना भी तो क्या करता है कि वो घी बेच करके, दूध बेच करके ट्रैक्टर के लिए डीजल खरीदता है, इंजन के लिए डीजल खरीदता है, बिजली का बिल जमा कराता है, बैंक की किस्तें देता है। तो आप देखिए कि जो उसके पास जो जो न्यूट्रिटिव वैल्यू की जो चीजें हैं, उनको तो वो अच्छा धन प्राप्त करने के लिए मार्केट में दे देता है, जो शहरों में बड़े साहब की कोठियों तक पहुंचता है। और वो बड़े साहब ये कहते हैं किसान बहुत समृद्ध है, बहुत मालदार है, जबकि किसान के पास अपना सब कुछ चुकाने के बाद क्या बचता है, इसके बारे में कभी अलग से किसान पर सेमिनार हो, बात हो सकती है। मैंने किसान आदिवासी पर किताबें, आर्टिकल ढेर सारे लिखे हैं, लेकिन मैं आजकल एक न्यूज चैनल भी चलाता हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री करके, जिसमें ये यूट्यूब चैनल मॉडर्न हिस्ट्री करके कभी क्लास कर लें अगर आप रुचि लें तो। और मैंने वर्तमान किसान आंदोलन पर 2 वीडियो जारी किए हैं। उसका रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा नहीं मिला, 300-400 ज्यादा लोग व्यूअर्स के हुए, क्योंकि लोगों की रुचि नहीं है किसान में। वो तो किसान को बहुत व्यर्थ की चीज समझ रहे हैं, जबकि गांधी जी जो हैं वो किसान को सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अधिक महत्व वो किसान को दे रहे हैं। और आप ये देखिए, उन्होंने यहाँ तक लिखा, सब कुछ लिखने के बाद भी उन्होंने कहा कि 3 बीमारियां गाँवों में खास तौर पर हैं। एक तो सार्वजनिक स्वच्छता की भारी कमी है, दूसरा पर्याप्त पोषक आहार की कमी है, और तीसरी बात ग्रामों की जड़ता, मतलब वो जड़वत हो गए हैं, वहाँ गतिशीलता ज्यादा नहीं है। तो इन तीनों चीजों को जो है खत्म करने की आवश्यकता है। बल्कि वे तो किसानों की तारीफ करते हैं, तो ये तक कहते हैं कि जो किसान हैं
वो उसके होठों से ज्ञान का निर्झर बहता है। गांधी जी कहते थे किसान से आप बैठकर बात करिए तो उसका एक्सपीरियंस इतना रिच है और उसके जो बातचीत है उसमें इतनी आध्यात्मिकता है। और यहाँ वो जो बार बार स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, आध्यात्मिकता की, तो हमारे जैसे अनेक लोग, कम अकल लोग इसे आध्यात्मिकता कहेंगे कि सोमवार का व्रत किया कि नहीं किया, कावड़ उठाई कि नहीं उठाई है, ये जो है रोजा किया कि नहीं किया, वो जो है हलाल किया कि नहीं किया। मतलब ऐसी जो धर्म के नाम पर पाखंड हैं, उन पाखंडों को ढो करके हम कहते हैं हम स्पिरिचुअल हैं। अरे भाई, स्पिरिचुअलिज्म का इन बकवास चीजों से कोई संबंध नहीं है। स्पिरिचुअलिज्म तो एक अदृश्य शक्ति है जो एक आपको भावना के रूप में, जो एक मतलब बिल्कुल जैसे हम लहरें उठती हैं, वो लहर है, वो लहर आपको अनुभव होती है और उस अनुभव से आप महसूस करते हैं, आपसे आपकी थिंकिंग, प्रोडक्टिविटी, आपका व्यवहार, ये सब उससे प्रभावित होता है। तो उनका ये कहना था कि किसान जो है उनके होठों से ज्ञान का निर्झर बहता है। यदि आप उनसे बात करेंगे तो आगे वो कहते हैं कि अनगढ़, किसान को उनका अनगढ़ बाहरी रूप है उनका, और उसके पीछे कितना आध्यात्मिक अनुभव और ज्ञान का सरोवर भरा पड़ा है, उसे हमें खोजने की आवश्यकता है। उसके फुहड़पन के भारी आवरण के पीछे युगों पुरानी संस्कृति छिपी पड़ी है। उसे दीर्घकालीन गरीबी और निरक्षरता से मुक्त कर दें तो हमें सुसंस्कृत, सभ्य और आजाद नागरिक का एक सुंदर नमूना इन किसानों में से ही प्राप्त हो। शायद आपको ये बात अच्छी लगेगी। और उन्होंने कहा कि जो किसान है, अगर उसको हम थोड़ा सा, एक तो हम शिक्षित करें, एक उसे इस गरीबी से उसका मुक्ति करें, साथ ही साथ अगर ऐसा हो जाता है तो किसान के समय की, स्वास्थ्य की और पैसे की बचत होगी। वो ये भी कहते हैं यदि किसान को लूटने वाले, चाहे वे महाजन हों, चाहे वे जमींदार हों, जागीरदार हों या सरकार हो, जो लूटने वाले हैं, उन लूटने वालों के खिलाफ हम किसानों को जागरूक करेंगे और लड़ेंगे और अपने अधिकार प्राप्त करेंगे। आप भी देखिए उनका एक पैराग्राफ में, केवल आपको जो उन्होंने हरिजन में एक लेख लिखा किसान के ऊपर, वो पैराग्राफ में पढ़ के सुनाता हूँ। छोटा पैराग्राफ है। अगर मेरा बस चले तो हमारा गवर्नर जनरल किसान होगा। मतलब अभी तो परिकल्पना गवर्नर जनरल की है, राष्ट्रपति की तो है नहीं, लेकिन वो ये आजाद भारत में हो सकता है गवर्नर जनरल भी हो सकता था। तो उन्होंने कहा अगर मेरा बस चले तो हमारा गवर्नर जनरल किसान होगा, हमारा प्रधानमंत्री किसान होगा, सब कोई किसान होंगे, क्योंकि यहाँ का राजा किसान, उनका जो किसान है वो यहाँ का राजा है। वो ये भी कई जगह उन्होंने कहा है कि मैंने ये पढ़ा है कि किसान बादशाह होता है, किसान ही राजा होता है, क्योंकि यहाँ का राजा किसान है। मुझे बचपन में एक कविता पढ़ाई गई थी, ये किसान तू बादशाह है, किसान जमीन से अन्न पैदा न करे तो हम क्या खाएंगे। हिंदुस्तान का सच्चा राजा तो वही है, लेकिन आज हम उसे गुलाम बनाकर बैठे। एमए पास करे, बीए पास करे, ऐसा उसने किया तो किसान मिट जाएगा, बाद में वह कुदाली नहीं चलाएगा। जो आदमी अपनी जमीन से अन्न पैदा करता है और खाता है, वह यदि जनरल बने, मंत्री बने, तो हिंदुस्तान की शक्ल बदल जाएगी। आज जो षड्यंत्र फैली हुई है वो मिट जाएगी। तो जो षड्यंत्र फैली हुई थी राजनीतिक अंग्रेजों के जमाने में, वो षड्यंत्र आजादी के बाद इट हैज बीन मल्टीप्लाइड। और आज के हम राजनीतिक देखें तो षड्यंत्र इसी सीमा तक जा रही है कि हम हमारी कल्पना के बाहर है। खैर, ये तो गांधी जी के अपना सोच था और वो किसानी खेती को बहुत पवित्र और किसान को एक पवित्र प्राणी मानते थे। और आज भी जैसे वर्तमान किसान आंदोलन के संदर्भ में देखें तो निश्चित रूप से किसान का जो परंपरागत रूप है वो तो परिवर्तित हुआ है, लेकिन आज जब यहाँ के जो रईस लोग हैं जो उनके खाने पर पलते हैं, वो इस किसान आंदोलन पर जब प्रश्न उठाते हैं कि नकली किसान आ गए, ये आतंकवादी आ गए, ये जो है देश को तोड़ने वाले आ गए, ये नक्सलवादी घुस गए, तो वहाँ गांधीवादियों को क्या, सभी को जो किसान के प्रति जुड़ा है उनको पीड़ा होती है। यार उस इनोसेंट प्राणी को, ठीक है उनमें ऐसे लोग हैं आज भी, वहाँ गाँव में भूमाफिया पैदा हो गए जो गरीब किसान की खेती को हड़प लेते हैं, कुछ कर्जा देकर, लालच देकर। तो इनसे लड़ेगा कौन? अभी जो पहले जो जमींदारों की स्थिति थी वो स्वयंभू जमींदार पैदा हो गए गाँव में, और वो सबकी जमीनों को हड़प हड़प लेना चाहते हैं। जो गरीब किसान है
छोटा किसान है उसको पैसे का लालच देकर या उधार देकर उसको फंसा लेते हैं और फंसा करके फिर उसको वो आराम से हलाल करते हैं और उसको मटिया मेट कर देते हैं। तो गाँव में तमाम प्रशासन के दलाल घूमते हैं, पुलिस के दलाल घूमते हैं, तहसीलों के दलाल घूमते हैं, मैं तेरा काम करवा दूंगा, ये काम करवा दूंगा, ये जमानत करवा दूं, ये केस करवा दूं, ये वकील करवा दूं। तो ये डाउट्स जो पैदा हो गए वे तो जीवन किसान के जीवन को और ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं। तो उन सब से हमको वो जो है किस तरह से हमें किसान को उन सब से बचाना है। मैं वापस आता हूँ किसान के संदर्भ में। जब गांधी जी भारत में आए 1915 में, तो उन्होंने गोखले ने उनको सलाह दी कि आप पहले पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करिए। तो गांधी जी ने जो भ्रमण किया वो कोई महानगरों में नहीं गए, महानगर की जरूरत ही नहीं थी, वो लंदन जैसे महानगर में पढ़ाई की थी, तो इसलिए नगर महानगर उनके लिए आकर्षण नहीं था। उन्होंने ग्राम देहातों का ही दौरा किया और 1916 में कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन में वे जो है सम्मिलित हुए। तो पहली बार उन्होंने कांग्रेस का सेशन 1916 में अटेंड किया और वहीं उन्हें आगे किसान संघर्ष का एक एजेंडा मिल गया, क्योंकि वहाँ जो चंपारण के किसान थे जो पहले से ही यूरोपियन नीलहे सावों के अत्याचारों के शिकार थे, उनके एक कार्यकर्ता के नेता के हैं वो जो है राजकुमार शुक्ल, वो पहुंचे लखनऊ में और उन्होंने गांधी जी को अप्रोच कर उन्होंने कहा कि हम किसान लोग बहुत ही दुखी हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारा कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, हमको इससे मुक्ति दिलाने के लिए आप आइए। क्यों आपने तो दक्षिण अफ्रीका में भी जो भारतीय इंडेंचर लेबर है उसकी मुक्ति का रास्ता भी दिखाया और आपने लेबर के लिए बहुत कुछ किया है, आपके सोच में लेबर बहुत है, तो हम भी एक तरह के लेबर हैं, किसान हैं, तो आप हमारा दुख दूर करिए। तो वे चंपारण पहुंचे, मोतिहारी गए और चंपारण में जाकर के उन्होंने उनके कहे हुए पर जो किसान नेता थे उस पर भरोसा नहीं किया। गांधी जी ने स्वयं पहले वहां का सर्वे किया, समस्या को समझा और समझ करके फिर उन्होंने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया जिसमें उनको सफलता मिली। उसके सब्सिक्वेंटली मतलब 1917 में चंपारण में सफलता मिलती है और 1918 में गुजरात में खेड़ा का जो किसान आंदोलन है वो उन्होंने उसका संचालन किया, उसमें भी उनको सफलता मिली। और उसके बाद एक आंदोलन 1928 में बारडोली का किसान आंदोलन है, उसमें भी सरदार पटेल को उन्होंने नेता बनाया उसका, लेकिन वो उसमें भी इनको सफलता मिली। और उसी के साथ ही एक बोरसद नाम जगह है, बोरसद का भी किसान आंदोलन हुआ, वहां भी किसान, तो उन्होंने सत्याग्रह को फुल प्रूफ और उन्होंने ये तो उस समय घोषणा कर दी थी कि चंपारण का जो मॉडल है, जो चंपारण का नमूना है, इसको लागू करके हम किसानों को किसान आंदोलन करें। और किसान आंदोलन में वो ये मानते थे कि अधिकांश मुद्दे स्थानीय है, क्योंकि जो मुद्दा चंपारण में है वो बारडोली में नहीं है, वो खेड़ा में नहीं है, वो बॉम्बे में नहीं है, तो जो स्थानीय है तो इन सब को एक संगठन जो पूरा ऑल इंडिया संगठन हो वो उसको पूरा नहीं कर सकता, बल्कि क्षेत्रीय संगठन जो है वही इसको लड़ेगा। और बाद में ठीक है वो कोऑर्डिनेट करके जब 1936 में किसान सभा बनी, गांधी जी ने किसान सभा को अप्रूव नहीं किया। वो ये कहते थे कि किसान का ऑल इंडिया संगठन कैसे हो सकता है, क्योंकि जब ये जो है रीजनल वेरिएशंस हैं, रीजनल डिस्पैरिटीज हैं, तो हर क्षेत्र की विशेष डिमांड है, तो किसानों को संगठनों को लोकल होना चाहिए और सत्याग्रह का रास्ता अपनाना चाहिए। और आज हम देखते हैं और तो कुछ हुआ या ना हुआ, लेकिन वर्तमान जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें आप देखें सभी क्षेत्र के अलग अलग किसान हैं और 40 संगठन हैं, जो पूरा राष्ट्रव्यापी तो उनमें एक दो ही संगठन है, बाकी वे क्षेत्रीय संगठन ही हैं और वे समन्वित होकर के उन्होंने कॉमन एजेंडा अगेंस्ट ए कॉमन प्रॉब्लम, क्योंकि अब जैसे 3 कानून कृषि कानून जिनका विरोध कर रहे हैं किसान, तो वो 3 कृषि कानून अब ये ऑल इंडिया का कॉमन बन गया, इसमें कोई रीजनल डिस्पैरिटीज वाली बात ही नहीं है, क्षेत्रीय कोई विशेषता ही नहीं है, ये तो राष्ट्रीय है। और उन्होंने उसका संघर्ष आज देखिए आप नवंबर से चल रहा है उनका, और आज 9 महीने उनको जा रहे हैं, कहीं भी कोई हिंसा उन्होंने नहीं होने दी और वे खुद इतने विजिलेंट हैं और अपने आंदोलन में कि कोई गलत तत्व ना घुस जाए, क्योंकि जब भीड़ इकट्ठी होती है
आप जानते हैं कुंभ मेले में भी जेब कटी के ठेके होते हैं, कुंभ के मेले में भी जेब कट जाते हैं, तीर्थ यात्राओं में भी जेब कट जाते हैं, तीर्थ यात्राओं में लूट और चोरी भी हो जाती है। तो आप देखिए जहाँ भीड़ इकट्ठी होगी वहाँ क्रिमिनल्स की संभावना तो होगी, लेकिन किसानों की जागरूकता ने उसको इतना मिनिमाइज कर दिया है कि अपराध घटे ही नहीं किसी तरह का। तो आप देखिए, और वो आज भी कोई हिंसक कदम उठाने, ठीक है, हिंसा कुछ करने वाले उनके बीच में घुस करके कोशिश करते हैं, किंतु जो कोर कोर कमेटी है वो इस पर पूरी तरह से, मेरी जो राय है, हो सकता है आपकी और दूसरे लोगों की समझ अलग हो, लेकिन मेरी समझ में वे लोग गांधीयन जो फिलॉसफी है सत्याग्रह की, सत्य की, अहिंसा की, मतलब वो सत्य पर हैं, वो अहिंसक हैं। और गांधी जी ये कहते थे यदि आप सत्य पर हैं, अहिंसा पर हैं और सत्याग्रह कर रहे हैं तो जीत अंत में सत्य की होती है। तो ये गांधी जी के वो विचार हैं जो आज भी हमें साहस देते हैं। अब मैं जो बात करना चाहता हूँ वो श्रमिकों के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि श्रमिक जो हैं वो गांधी चिंतन में उनको भी किसानों के बाद अगर दूसरा स्थान है तो वो श्रमिकों को दिया है। और श्रमिकों के बारे में जो गांधी जी की थी वो छोटी छोटी किताबें हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए, जैसे उनका हिंद स्वराज है। हिंद स्वराज तो बाइबल है, गांधीयन थॉट्स की बाइबल। और हिंद स्वराज में कोई मुद्दा ऐसा नहीं जो उन्होंने टच ना किया। उसमें लगभग 20 अध्याय हैं और 20 प्रकरण कहते हैं उनको। उन प्रकरणों में हर चीज को उन्होंने लिख किया, और ये 1909 में लिखी थी, जब गांधी जी ना कांग्रेस में थे, ना इंडिया में थे, ना फ्रीडम मूवमेंट का लीड कर रहे थे, वो तो अफ्रीका में थे। तो उन्होंने ये जो है इंग्लैंड जाते समय जहाज पर बैठ करके लिखी कि भाई हिंद स्वराज की क्या समस्या, कैसे इट कैन बी अचीव। और इसके अलावा एक छोटी किताब उनकी जो 1946 में, जो कि बिल्कुल आजादी के किनारे पर आई, वो है बुनियादी कार्यक्रम। उस बुनियादी कार्यक्रम को भी हमें पढ़ना चाहिए और उनकी जीवनी को पढ़ लें तो बहुत बड़ा उपकार होगा। तो गांधी अध्ययन कैसे लोकप्रिय बने, क्योंकि आपने गांधी अध्ययन केंद्र खोला है, हमने कोटा, हमारे यहाँ कोटा में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में गांधी सेंटर की स्थापना हुई। उसमें एक गांधी संदर्भ केंद्र बनाया गया जहां गांधी जी के चरखे करघे भी लाए गए, और ये तय हुआ कि उनके अगेंस्ट और फॉर कुछ भी लिखा गया है गांधी पर, वो सब इस रेफरेंस लाइब्रेरी में होगा। और मैं उस समय डायरेक्टर एकेडमिक था, और हमारे जो कुलपति थे दधी साहब, नरेश दधी साहब थे, जो एक जाने माने गांधी चिंतक माने जाते हैं। ये संदर्भ केंद्र बना, बहुत उसमें रिसोर्सेज जुटा है, लेकिन इनके जाने के बाद दूसरे जो कुलपति आए वो दूसरी विचारधारा के थे। उन्होंने पहला काम ये किया कि सेंटर को खत्म करो, जबकि गांधी स्टडीज पे MA, BA, डिप्लोमा सारे पाठ्यक्रम वो तो भी चल रहे हैं, शुरू किए, लेकिन जो फुल फ्लैश गांधी स्टडीज को एक दर्जा दिया जाना चाहिए था लर्निंग के, उसमें उसको जो है खत्म कर दिया। और ये क्या है कि कुलपति बदलते हैं, विश्वविद्यालय की नीतियां बदल जाती हैं, और कुलपति जिस तरह से आते हैं जाते हैं कि अब आप एकेडमिक्स के लोग हो, आपको पता ही है कितने बड़े वो शिक्षा शास्त्री हैं और कितने बड़े वो विद्वान हैं। लेकिन अब ठीक है, जिसकी चल जाए भैया वो विद्वान है। तो वो ये वो मानते थे भाई श्रम जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है और मशीन श्रम को खाती है, गांधी जी की अपनी समझ है। और उन्होंने ये कहा कि जो मशीनों की झपट है, मतलब जो उनका झपट है या उनकी झपट है, उसने हिंदुस्तान को पामाल कर दिया, हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया है। और हिंदुस्तान की जो परंपरागत कारीगरी और कौशल था, जो श्रम और कौशल था, उसको इन्होंने नष्ट कर दिया है। और बॉम्बे में जो मिलें कायम हुई है, एक इसी का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। वहां जो मजदूर काम करते हैं वे पूंजी और तकनीकी के गुलाम बन गए हैं, और जो औरतें उनमें काम करती हैं उनकी हालत देखकर कोई भी कांप उठेगा, ये गांधी जी कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि जो पैसा है वो आदमी को दीन बनाता है। ये वो मजदूर के लिए नहीं कह रहा, वो गांधी कह रहे हैं पूंजीपतियों के लिए। बोले पूंजीपति है वो दीन है क्योंकि वो लालची है और वो अधिक से अधिक धन संग्रह करना चाहता है, इसका मतलब वो मन से बहुत गरीब है। और वो ये भी कहते हैं कि मुझे तो लगता है, ये उन्होंने लिखा है हिंद स्वराज में, मुझे तो लगता है कि हमें स्वीकार करना होगा कि अंग्रेजी राज को यहाँ टिकाए रखने वाले धनवान हैं, क्योंकि जो पूंजीपति लोग हैं उन्होंने तो मिलें कायम करी अंग्रेजों के सहयोग से, अंग्रेजों की भी ली उन्होंने, अपने शेयर जो स्टॉक मार्केट यहाँ कायम हुए,
और उससे उन्होंने पूंजी भी ली और उनसे तकनीकी भी ली और वे दलाल के रूप में यहाँ विकसित हुए। अंग्रेजी गुड्स को घर घर गांव गांव तक पहुंचाने वाले कौन थे? यही जो बड़े क्लीयरेंस हाउस थे, उन्हीं ने तो दूर दूर तक पहुंचाया उसको। तो उन्होंने धनवानों के बारे में उनकी राय कोई बहुत अच्छी नहीं थी। तो कई बार लोग गांधी जी को आरोपित करते हैं कि वो पूंजीवाद के पक्षधर थे, वो बिरला और बजाज के प्रभाव में थे, सारा भाई के प्रभाव में थे। ऐसा नहीं है। उनके लिए ये था कि वे पाप से घृणा करते थे, पापी से नहीं। और यदि कोई प्रायश्चित करके मुख्य धारा में आना चाहता है, और वो ये कहते थे कि भाई मैं तो एक महायज्ञ में लगा हुआ हूँ, अब मैं तो राजा और रंग सबसे सहयोग लेता हूँ, अगर मुझे एक मजदूर 5 रुपए देता है कि भाई 5 रुपए आप मेरी तरफ से लीजिए सुजात के लिए, तो मैं वो 5 रुपए लूंगा। और अगर एक सेठ मुझे 1 करोड़ भी देता है तो मैं लूंगा। मुझे उसमें क्यों, ये मेरे ऊपर है कि मैं उससे प्रभावित ना हूं और उसके पक्ष में काम ना करूं जो अधिक पैसा दे रहा है। तो वो कह रहे हैं कि पूंजी और श्रम ये दोनों एक दूसरे के पूरक बने। यह दिक्कत क्या हो रही है, पूंजी और श्रम के बीच में संघर्ष है। तो गांधी जी मानते थे कि जो पूंजी है और श्रम है उसे एक परिवार की तरह एकता और सद्भावना में रहना चाहिए। जो मजदूर हैं उनका केवल भौतिक ही नहीं बल्कि उनका नैतिक कल्याण करना भी पूंजीपतियों का कर्तव्य है। और वो नैतिक कैसे उनका कल्याण होगा? भौतिक भी पैसे से होगा और नैतिक भी पैसे से होगा कि वो उनको सम्मानजनक वेतन दें जिसमें वो अपने परिवार का आराम से गुजारा करते हुए और परिवार की शिक्षा स्वास्थ्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए अपना गुजारा करते। तो उसका जो है नैतिक और भौतिक दोनों ही उत्थान होगा। लेकिन ये जो पूंजीपति वर्ग है ये अपने कर्तव्य को नहीं निभा रहा है। ये गांधी कहते हैं श्रमिक तो पूरी ताकत के साथ अपना काम करता है, वो अपना 100% दे रहा है, लेकिन पूंजीपति उसे ये समझ रहे हैं कि ये मेरी पूंजी का गुलाम है। तो वह गांधी जी कहते हैं कि जो बोले मेरा जो संघर्ष है वो पूंजी से नहीं है, पूंजीवाद से है। पूंजी तो कोई व्यवस्था ले आइए, किसी न किसी रूप में पूंजी की भूमिका तो रहेगी। पूंजी की भूमिका को इस सभ्य समाज में अब आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसलिए पूंजी की भूमिका तो रहनी ही है, किंतु देखना यह है कि उसकी भूमिका किस रूप में रहती है। और उनका ये साफ समझ थी कि जो पूंजी का संग्रह ये पूंजीपति लोग कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, इसे वर्जित किया जाना चाहिए। नहीं तो इससे जो है नस्लीय और वर्गीय भयानक युद्ध हो सकता है, एक बहुत ही खूनी क्रांति हो सकती है, बहुत संघर्ष हो सकता है। इसलिए उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। देखिए मैं प्रारंभ में गांधी जी के मैं अगेंस्ट, और गांधी जी में के जो गरीब पर लिखा, तो अगर कार्ल मार्क्स को पढ़िए गांधी जी को पढ़िए, दोनों में समानता है, कहीं अंतर नहीं है। केवल तरीका है कि वो किस तरीके से गरीब को न्याय दिलाना चाहते हैं और गांधी किस तरीके से। गांधी कहते हैं कि वर्ग संघर्ष हिंसा को जन्म, और वर्ग सहयोग में नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो पूंजीपति है उनका हृदय परिवर्तन करो, और हृदय परिवर्तन के लिए हम उनको मजबूर करें। हम हमारे सत्याग्रह से, सत्य से, अहिंसा से उनको हम जो है उनके ऊपर हम हावी हों। जब हम हावी होंगे तभी तो हम अपनी बात कह सकेंगे। वो ये भी कहते हैं कि मजदूर का भला क्या है, मजदूर को क्या चाहिए, ये मजदूरी समझ सकता है, पूंजीपति नहीं समझ सकता। और जो पूंजीपति मजदूर का वेतन तय कर रहा है वो बिल्कुल मूल रूप से गलत है, क्योंकि वो तो अपने लालच के हिसाब से अपना लाभ बचा करके न्यूनतम से न्यूनतम देकर अधिकतम से अधिकतम कार्य मजदूर से लेने की फिराक में है। इसलिए मजदूर ही मजदूरी तय करें कि वो कितना श्रम उसको लगता है, और उस श्रम से जो प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट में कितनी वैल्यू ऐड हो जाती है। कोई रॉ मटेरियल है, मशीन से है, अगर लेबर अपना कौशल और अपना श्रम नहीं दिखाएगा तो वो कोई फिनिशिंग कोई प्रोडक्ट आ ही नहीं सकता। और जो प्रोडक्ट आएगा तो उस प्रोडक्ट में आप देखते हैं कितनी आपने ये तमाम मशीन की घिसाई लागत, पूजा का खर्चा या पूंजी का ब्याज ये सब लगा लें, ये सब कितना आया। उसके बाद अगर कोई चीज 100 रुपए की लागत से बन के और वो 400 रुपए में बिक रही है तो इसका मतलब 300 जो ऐड हो रहा है, इट इज द वैल्यू ऑफ लेबर। ये कार्ल मार्क्स भी कह रहा है, जो उन्होंने थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू दी है वो यही है कि वो कहते हैं कि भाई ये जो मजदूर है उसको उसके श्रम की कीमत नहीं मिलती,
बल्कि उसके श्रम को एडवांस में खरीद लिया जाता है कि भैया मजदूर को या मशीन मैन को या फिटर को या ऑपरेटर को इतनी वेतन देते हैं, उन्होंने वेतन फिक्स कर दिया, आइए आप काम कीजिए, जबकि उसके उस कार्य के करने से लाभ कितना हो रहा है इस पर ध्यान नहीं गया। तो उन्होंने कहा आज तो ठीक है हम बोनस की बात करते हैं, लाभांश की बात करते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई जो मजदूरी है उसको तय करने में श्रमिक का कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि किसान पूंजीपति और श्रमिक के रूप में एक मौलिक समानता है, क्योंकि दोनों एक ही कार्य के अंग हैं और दोनों ही उस कारखाने के अधिकार हैं। तो ये कह रहे हैं जब मजदूर ये समझने लगेगा कारखाना क्या है, और वो तब समझेगा जब उसको सम्मानजनक वेतन मिलेगा, उसको जो है आवास मिलेगा, उसको स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी, ये सारी जब चीजें होंगी तो कहेगा ये कारखाना मेरा है। और कारखाने को वो इसके हमेशा खिलाफ रहे कि कभी मजदूर हड़ताल करे सत्याग्रह करे, लेकिन वो कभी कारखाने की संपत्ति को क्षति ना पहुंचे। सबसे बड़ी बात थी कि अगर कारखाने के संपत्ति को क्षति हो गई तो तुम तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, कल तुम्हारी क्षति करने से मशीन टूट जाती है और मालिक उसको बंद कर देता है तो तुम्हारी रोजी रोटी तो गई। तो कारखाने को बचा के रखना, क्योंकि ये जो तालाबंदी है ये तो पूंजीपति करते हैं मजदूर को तंग करने के लिए, अगर मजदूर तालाबंदी करवा देगा तो उन्होंने कहा ऐसी स्थिति हमको नहीं लानी चाहिए। और उन्होंने कहा जो पूंजीपति हैं वो अगर अगर मजदूर के प्रति अपनी भावना नहीं बदलती है तो निश्चित रूप से अनर्थ होने की संभावना है। तो उनका ये था कि भाई जो पूंजीपति जो हैं वो अगर गरीबों का जो शोषण कर रहे हैं और शोषण से उनका विनाश कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है। और गैलेक्सी इसमें परमानेंट ना बदल सकेगा ना ये। हेलो हेलो, मेरी बात आ रही है, सुन रहे हैं? हेलो, आवाज आ रही है, आवाज आ रही। भैया यही चाहता हूँ आवाज आती रहे। तो उन्होंने कहा कि भाई जो पूंजीपति है मेरे हिसाब से कि उसको अपना जो रवैया है मजदूर के प्रति वो उसे बदलना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे बड़ी बात ये थी कि किसानों का संघ, अब मैं जो है थोड़ा वो कट शॉर्ट कर दूं, वैसे वो ये मानते थे कि जो मजदूर है उसको जो दायित्व निर्वहन में वो अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन मजदूर मालिक को इसका बोध कराएं, और वो बोध कराएंगे वो अपने संगठनों के माध्यम से, अपने आचरण और व्यवहार के माध्यम से उनको ये महसूस करवा दें कि जो मजदूर है उसका जो वेतन और आवास आदि की व्यवस्थाएं ये संतोषजनक है या नहीं, शिक्षण प्रशिक्षण की जो मजदूर की आवश्यकता है वो भी प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर सुरक्षा, ये सारी चीजें है या नहीं। तो यही जो है ट्रेड यूनियन का जो काम होगा वो यही काम होगा। तो वो ये कहते हैं कि जो संगठन बनने चाहिए, उन्होंने अहमदाबाद लेबर जो मूवमेंट है 1919 में अहमदाबाद की मिल मजदूरों की हड़ताल, उसका भी नेतृत्व गांधी जी ने किया। और उसी समय एक संगठन गांधी जी के निर्देशन में ही उभर कर सामने आया, जिसको हम अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन अटला के नाम से जानते हैं। उसे मजूर महाजन भी उन्होंने नाम दिया कि मजूर महाजन जो है ऐसे संगठन बनने चाहिए, क्योंकि जो अहमदाबाद का जो संघर्ष था उसका कारण ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय और 1918 में प्लेग फैला था अहमदाबाद में, और प्लेग फैल जाने से मजदूर कारखाना छोड़ करके भागने लगे थे। तो उस समय पूंजीपतियों ने उन्हें 54%, 54% बोनस देने की बात की थी कि एडिशनल सैलरी के हम 54% देंगे तो आप रुक जाइए। तो काफी मजदूरों ने जान पर खेल करके अहमदाबाद में रुक करके मिलों की चिमनियां शांत नहीं होने दी, वो जारी रही। लेकिन जब प्लेग से मुक्ति हुई तो वो जो 54% की वृद्धि थी उसको खत्म कर दिया, और इसी को लेकर के संघर्ष आरंभ हुआ कि अब जो है लिविंग कॉस्ट भी बढ़ गई है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जो आर्थिक कारण है और भी चीजें हैं, तो उन्होंने ये हड़ताल की कि हमें ये वृद्धि की जाए। समझौता वैसे 27% होता है, लेकिन फाइनली मजदूरों को 13.5% की वृद्धि मिल जाती है, तो ये एक सफलता है। तो इसके बारे में गांधी जी की अपनी बहुत स्पष्ट वो है कि जो अहमदाबाद का मजदूर संघ है वो समूचे लिखते हैं कि समूचे हिंदुस्तान के लिए अनुकरणीय है।
वह शुद्ध अहिंसा की बुनियाद पर खड़ा किया गया है। अपने अब तक के कार्यकाल में उसे कभी पीछे हटने का मौका नहीं आया। उसका अपना अस्पताल है, मिल मजदूरों के बच्चों के लिए उसके अपने मदरसे हैं, स्कूल को मदरसा लिखते हैं जगह जगह, ये वो मुस्लिम वाला या मस्जिद वाला मदरसा नहीं है, ये जो है तो स्कूल को मदरसा कहते हैं। हमारे बच्चों में हमारी दादी भी हमको ये बोलती थी, छोरा मदरसा नहीं गया। तो जो मदरसा है ये तो जो है हम स्कूल को बोलते हैं। तो उनके बच्चों, मिल मजदूरों के बच्चों के लिए मदरसे हैं, बड़ी उम्र के मजदूरों के लिए पढ़ने की क्लास है, प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम भी इन्होंने शुरू किया, उसका अपना छापा खाना है, उसका अपना खादी भंडार है, और मजदूरों के लिए रहने के मकान भी बनाए हैं। तो वो ये कहते हैं ये अपने आप में केवल तोड़ फोड़ और हिंसा नहीं बल्कि एक रचनात्मक तरीका है, और इसे ही हमें अपनाना चाहिए। और जब 1920 में, एक साल बाद की बात है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की जब स्थापना हो रही थी, तो उस समय गांधी जी ने उस एटक की स्वीकृति नहीं दी। हाँ, दो बात खास तौर पर आई गांधी जी की जो मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि गांधी जी ने एक बहुत बड़ी विशेष बात देखी। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उस समय गांधी जी ने वैसे असहयोग आंदोलन से मजदूरों को दूर रखा। लेना तो तेरा काम करना, मैं तो कोई गुस्सा नहीं हो रही हूँ। हेलो अम्मा दादा हेलो तो वो जो मजदूर है वो ये मानते थे कि मजदूर का जो काम करने का तरीका मशीन से जो फास्ट करता है वो हिंसा कर सकता है, लेकिन किसान अगर अनपढ़ भी है तो वो अहिंसा का पालन आराम से कर सकता है। एक तो मैं इसलिए श्रमिकों को इसमें शामिल नहीं करूंगा। दूसरा क्या है, अगर श्रमिक अपना काम छोड़ करके शामिल होगा तो इससे देश का भी नुकसान, मिल मालिकों का भी नुकसान और मजदूरों का नुकसान भी होगा। और एक रेस्पॉन्सिबल स्ट्राइक के रूप में गांधी जी ने एक बात और कही, जब उनका संघर्ष चला अहमदाबाद में, उन्होंने कहा कि जो मजदूर हड़ताल करे वो रिस्पॉन्सिबल स्ट्राइक होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल इन द सेंस कि आपको एक वैकल्पिक रोजगार भी ढूंढ लेना चाहिए ताकि आप जाकर के अपनी दिहाड़ी कमाएं, और जिस दौरान हम सत्याग्रह कर रहे हैं हम वेतन नहीं लेंगे, क्योंकि हम वेतन लेते हैं तो इसका मतलब हम अन्याय कर रहे हैं। हम बिल्कुल नहीं काम हम नहीं कर रहे हैं, हमारा वेतन काट लो, लेकिन हमारा नुकसान कम होगा, पूंजीपति का नुकसान ज्यादा होगा। तो उनका कहना था कि लेकिन किसान ना तो किसी से चंदा करके अपना खर्चा चलाएं, ना कोई भीख मांगे या कोई दूसरे अनैतिक कार्य करें, चोरी या कोई जो भी हो सकता है। वे श्रम, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर के रूप में सड़क पे खड़े होकर कहीं भी जाएं, कोई भी काम करें, वो काम जरूर करें, अपनी रोजी कमाएं। मुफ्त में खाने को तो गांधी जी हराम कहते ही थे। तो उन्होंने जो है श्रमिकों को सम्मिलित नहीं किया। किंतु असहयोग आंदोलन के दौरान एक आसाम बंगाल रेलवे स्ट्राइक होती है, इस पर मेरा एक बहुत बड़ा आर्टिकल है। मेरा आर्टिकल कलकत्ता के जो जूट मिल वर्कर्स है उनके ऊपर भी है। मेरा एक आर्टिकल बॉम्बे की कपड़ा मिलों के मजदूरों पर भी है, अहमदाबाद पर भी है, और गिरनी कामगार यूनियन के ऊपर भी है, कृषक मजदूर पार्टी के बारे में भी मेरा आर्टिकल है। तो बहुत लिखा है इस पर। तो आप ये देखिए, जब वो आंदोलन क्यों हुआ रेलवे में बंगाल आसाम में, आसाम के बागानों के जो मजदूर थे उनका संघर्ष बागान के मालिकों से शुरू हुआ, और जब संघर्ष शुरू हुआ तो बीमारियां फैल रही थी इन बागानों में, मलेरिया फैला हुआ था। बिहार और ईस्टर्न यूपी के जो मजदूर थे वो वहां से छोड़ छोड़ करके आने लगे, और उन्होंने कहा कि असहयोग आंदोलन चल रहा है, बाबा गांधी का राज आने वाला है, हम सबको जमीनें मिलेंगी, हमको जमींदार और महाजन से हमारी सर आप
सर आप म्यूट हो गए, अपना हेलो। वीके सर आप म्यूट हो गया, कृपया अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मेरी आवाज आ रही है? हेलो विकी शर्मा जी, आप अनम्यूट हो गए। कृपया अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आप म्यूट हो गए। वीके शर्मा जी के यहाँ नेट प्रॉब्लम हो चुका है, तो जब तक सर जुड़े मेरा निवेदन रहेगा, हमारे बीच में RRBM यूनिवर्सिटी अलवर के शोध समन्वयक डॉक्टर फूल सिंह सहारिया जी उपस्थित है। आप भी इतिहास के विद्यार्थी हैं और इतिहास का अध्यापन करते हैं। मेरा निवेदन होगा कि आप 5-7 मिनट में अपनी बात रखें, जब तक वीके सर हमसे जुड़ते हैं। डॉक्टर फूल सिंह सहारिया जी को मैं मंच पर आऊंगा। थैंक यू सर। ऐसे मैं 3 दिन से लगातार वेबिनार से जुड़ा हुआ हूँ और गांधी जी के जीवन यात्रा के विभिन्न आयामों को छूते हुए बहुत काफी पत्रों का वाचन भी हुआ है और वक्ताओं के माध्यम से बहुत विस्तृत रूप से बताया गया। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ तो मैं उन बातों पर नहीं जाऊंगा। मैं केवल एक बात पर बात करना चाहता हूँ, शायद वो इसमें शामिल नहीं हुई हो, क्योंकि 1947 का जो भारत विभाजन हुआ था उस दौरान पूरा देश सांप्रदायिकता की अग्नि में चल रहा था। तो उस दौरान गांधी जी की क्या भूमिका रही, मैं इस पर आपसे 4-5 मिनट में बात करना चाहता हूँ। मेवात यूपी, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान का काफी बड़ा क्षेत्र है और ये क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पर मेघ मुस्लिम बाहुल्यों के साथ साथ हिंदू जातियां निवास करती थी। 1947 का जैसे ही भारत विभाजन की घोषणा हुई, उस घोषणा के साथ ही पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे होने लगे और इन दंगों में हिंदू, मुस्लिम, सिखों का आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक हर तरीके से क्षरण होने लगा। उनकी स्थिति पर काफी प्रभाव पड़ा। हालांकि ये सांप्रदायिक दंगे कोई 1947 में ही नहीं हुए, क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद, चाहे वो नवाबली का स्थान हो या वो पंजाब का क्षेत्र हो या असम का क्षेत्र हो या फिर हम कहें कि पाकिस्तान का कोई भी क्षेत्र हो, उनमें ये दंगे होते रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ मेवात की। जैसे ही देश आजादी की घोषणा हुई, भारत पाकिस्तान बन जाता है और बनने के साथ ही यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दंगे बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। मैंने राजस्थान राज्य अभिलेखागार शाखा अलवर में तत्कालीन समय के समाचार पत्र का अध्ययन किया है। उन समाचार पत्रों में मेवात क्षेत्र के विभिन्न जो गांव हैं जिनमें जो दंगे हुए हैं उन पर स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला गया है। उनका उल्लेख बहुत विस्तृत रूप से किया गया है, जिस पर मेरे कई लेख प्रकाशित भी हो चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं कि 1947 के दंगों, जब पूरा मेवात क्षेत्र इस अग्नि में जल रहा था, उस समय गांधी जी 1947 जब 15 अगस्त को देश आजाद होता है, 15 अगस्त से लेकर के 19 दिसंबर या दिसंबर 1947 तक लगभग पूरा मेवात क्षेत्र अशांत रहा और इस अशांति की स्थिति में हेजिटेशन जो हुआ है हिंदू मुस्लिमों का, भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत,
जो आए हैं उनकी स्थिति का मैं यहाँ थोड़ा उल्लेख कर रहा हूँ। गांधी जी उस समय दिल्ली में थे और दिल्ली में लगभग 3 जगहों पर कैंप लगे हुए थे, जहाँ से पूरे मेवात क्षेत्र से मेव लोग दिल्ली में, नूह में, दिल्ली का हौज खास है, लाल किला है, 3-4 जगहों पर उनके कैंप थे और कैंपों के माध्यम से मेवों को पाकिस्तान भेजा जा रहा था। उधर से पाकिस्तान से हिंदुओं को भारत लाया जा रहा था। भागलपुर में जो ट्रेन की घटना हुई उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। भागलपुर का जो मुस्लिम जिसको मुख्यमंत्री कह सकते हैं जो भी था, उसने यहाँ की मेवात की घटनाओं को वहां फैलाया पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मोमडेंस ने हिंदुओं के साथ अत्याचार किए। ये समाचार पत्रों में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा गया है। वैसे ही इन घटनाओं का जब भागलपुर की घटना का जब दिल्ली में पता चला तो दिल्ली की जो ट्रेन की घटना हुई है वो बिल्कुल दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ है। तो कुल मिला के यह है कि गांधी जी की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि मेव बड़े चिंतित थे कि हम कहाँ जाएं, क्योंकि काफी मेव यहाँ से जाना नहीं चाहते थे, लेकिन हल्ला इस तरह से मचाया गया कि उनकी जान माल को खतरा। अगर वो इससे बचने के लिए काफी मेव कैंपों में गए, कैंपों के माध्यम से जाने लगे। जब ये बात गांधी जी को नहीं पता थी, लेकिन गांधी जी के पास मोहम्मद अशरफ के माध्यम से जब ये बात पहुंची कि मेव बहुत ही परेशान है और काफी बड़ी संख्या में यहाँ से पाकिस्तान जा रहे हैं, तो उनको रोका जाए। ऐसी स्थिति में नेहरू जी के माध्यम से भी ये बात पहुंची, तो गांधी जी ने चौधरी यासीन खां को, जो कि जेल में नजरबंद थे, उनको पहले तो रिहा करवाया। रिहा करवाने के बाद कैंपों में गांधी जी मिले और मेवों को समझाया गया कि आपको ये वतन नहीं छोड़ना है, ये वतन आपका है। इसके साथ साथ हिंदुओं को भी समझाया कि ये अपने भाई हैं, इनके साथ ऐसा न किया जाए। अगर ये किसी भी तरह से गलत हैं तो इनको शिक्षा के माध्यम से सुधारा जा सकता है, ये अपने आप कर सकते हैं। इसी दौरान 19 दिसंबर 1947 को घासेड़ा में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ और मेवों को जितने भी जो मेव या मुस्लिम नेता थे वो सभी उसमें आए थे। बड़ी संख्या में सभा हुई। सभा में गांधी जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से मेवों को समझाया, हिंदुओं को समझाया कि मेव हिंदुस्तान की रीढ़ हैं, इनके बिना देश नहीं चल सकता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांधी जी ने पूरे मेवात में शांति की अपील की, हिंदुओं से भी, मुसलमानों से भी, और पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए मेवों से बहुत ज्यादा अपील की, जिसका बड़ा असर हुआ। काफी मेव यहाँ मेवात में रुके और देश आजाद हो गया। आजाद होने के बाद दिसंबर के बाद जैसे ही गांधी जी की हत्या होती है, गांधी जी की हत्या का पूरे मेवात क्षेत्र में बड़ा ही शोक फैल जाता है, क्योंकि गांधी जी को मोहसिन इफ साहनी की उपाधि दी गई, यानी बहुत परोपकारी, महान परोपकारी की उपाधि दी गई। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो गांधी जी हैं उनका हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक एकता सद्भाव के प्रति उनकी बहुत बड़ी देन थी और हमें ये याद रखना चाहिए, क्योंकि पूरे मेवात में गांधी जी को सांप्रदायिक सद्भाव के रूप में जाना जाता है। धन्यवाद, मेरे को आपने समय दिया। थैंक यू। धन्यवाद फूल सिंह जी। एक एस्पेक्ट जो अभी तक हम चर्चा नहीं कर पाए थे, सांप्रदायिक समन्वय और सांप्रदायिक एकता में गांधी जी की भूमिका, तो डॉक्टर फूल सिंह सहरिया ने मेवात के संदर्भ में उस विषय को रखा। बीके शर्मा जी अभी हमसे शायद नहीं जुड़े हैं। मेरा आग्रह रहेगा ओबेदुद्दीन अकरम फारूकी जी से, जो हमारे आरआर आर्ट्स कॉलेज के अंदर जुड़ गए क्या? बीके शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है, बीच में आवाज गायब थी भाई। हाँ सर, प्लीज अपना को अनम्यूट कीजिए और अपनी बची हुई बात को रखें। जी सर, समय हमारे पास अब कम है, तो आप अपना सारांश रख दें सर। अब मेरी बची हुई बात ज्यादा नहीं है। मैंने जो गांधी जी ने जो किसान और मजदूरों के बारे में जो उनकी एक समझ थी और उनके संघर्ष को जो दिशा उन्होंने दी, और उस संघर्ष में जो उनके मूल सिद्धांत थे, उनका जो सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, इन सब की बात उन्होंने की और उन्होंने माइन्यूटली किसान और मजदूर के जीवन से संबंधी अवस्थाओं का अध्ययन किया, उसमें क्या कमियां हैं और उन्हें कैसे सुधारा जाए, इसके सुझाव भी दिए। अंतिम बच रहा था मेरा केवल आदिवासी के संबंध में, तो आदिवासी एक बहुत बड़ा विषय है और आदिवासी जो शब्द है, ये गांधी जी तो ये कहते हैं ये सब तो ठक्कर बप्पा ने दिया है,
उसके पहले आदिवासी जैसा सम्मानजनक शब्द जो यहाँ के मूल निवासी ट्राइबल पीपल थे उनके लिए कोई नहीं था। उनको बल्कि जो हिंदू सिस्टम से बाहर समझा जाता था और उनके बारे में जो है उन्हें या तो पहाड़ी या जंगली या दूसरे नाम थे भील, गोंड, कोल, किरात, इस तरह के नामों से जाना जाता था। तो उन्होंने एक तो सबसे पहली बात ये कही कि हमें इन लोगों को कोई मानते थे, ये बात कह रहे हैं वो कि भाई लगभग 2.5 करोड़ जो लोग हैं इस देश में, उस समय की बात कर रहा हूँ, कुछ ज्यादा हुए होंगे, ये इस श्रेणी से आते हैं जो इस देश के मूल निवासी हैं और वे मूल निवासी किन्हीं कारणों से अलग थलग रहे हैं। तो उनके बीच इस ढंग से कार्य करने की आवश्यकता है कि हम उनको जो है शिक्षित करें और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का प्रयास करें। तो ये उनकी बात थी। और उन्होंने कहा जो गुजरात में खास तौर पर भील और नायक आदिवासी निवास करते थे, उन भील और आदिवासी जो लोग हैं उनके लिए गुजरात में जो लोकल भाषा में उपयोग होता था काली, ये उसको बोलते थे काली परच, जबकि रंग में ऐसा कोई फर्क नहीं था। जो आदिवासी का रंग है अलग अलग तरह का, वैसा गैर आदिवासियों का भी है, लेकिन उनको वो जो है काली परच के नाम से जानते थे। कालेर उजले का जो कंसेप्ट है कि सवर्ण और नीचे वाले, तो इस तरह से गांधी जी ने उनको काली परच के स्थान पर रानी परच, आदिवासियों को मतलब रानी प्रजा मतलब उजली प्रजा, गोरी प्रजा, तो गोरी प्रजा का उन्होंने नाम दिया। और ये जो ठक्कर बप्पा हैं इन्होंने भील सेवा मंडल की स्थापना की और इस सेवा मंडल का कार्य राजस्थान के जो बागड़ क्षेत्र है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इसमें भी काफी प्रचार प्रसार हुआ। और गांधी जी के प्रयासों से प्रभावित होकर के कभी माणिकलाल वर्मा जी ने डूंगरपुर में खड़लाई आश्रम कायम किया था और खड़लाई आश्रम के माध्यम से आदिवासियों में एक नई चेतना, नए युग को समझने की बात, ये सब काम उन्होंने किया। बाद में भोगीलाल पांड्या ने भी आदिवासी क्षेत्रों में प्रमुख तौर पर कार्य किया। तो जो गांधी जी हैं उनका ये था कि यदि एक इतना महत्वपूर्ण हिस्सा जो कि आदिवासी हैं, मतलब ये माने जाते हैं ये तो क्या कहें कि कौन आदिवासी, लेकिन जो अब बचे हुए लोग उसमें जो अर्ली सेटलर्स, जो सबसे पहले जो बसे हैं, अगर उनको हम अलग थलग करके, क्योंकि ज्यादातर जो आदिवासी समुदाय है केवल आप राजस्थान में ईस्टर्न राजस्थान छोड़ दो, या मीणा आदिवासी बहुत ही फेवर्ड स्थिति में है कि वो कहीं जंगल में या कहीं कोई उबड़ खाबड़ में निवास नहीं करता, बल्कि जो मुख्य धारा है, मुख्य भूमि है, वो उनके पास है। बाकी अन्य जगह आदिवासियों की स्थिति ये थी कि वे पहाड़ों में निवास करते थे, या खेती लायक भूमि भी नहीं थी, वे शिकार पर, वन्य उपज पर, इन सब पर वही डिपेंड करते थे, तो वे आइसोलेशन में थे। भाई इधर तो क्या जैसे अगर आदिवासी मीणो समुदाय है वो तो पटेल रहे हैं, तो पटेल तो पार्ट ऑफ रूलिंग क्लास होते हैं, तो जबकि वहाँ पटेल का क्या लेना था, वो तो बेचारे पटेलों की दया पर निर्भर करने वाले लोग थे। तो वो जो आदिवासी हैं वही उनकी विमर्श में था, तो उनका ये था कि भाई ये हम लोगों ने एक अन्याय किया है कि इनसे उपजाऊ भूभाग छीन लिए हैं और इन्हें उन जो है अनुपजाऊ क्षेत्रों में रहने के लिए अवशक्त होना पड़ रहा है। साथ ही साथ आप ये देखें कि जब अंग्रेजी राज आया तो वहां भी उनको चैन नहीं लेनी थी, वहां जंगल के ठेकेदार बना दिए गए। उसके पहले जंगल कम्युनिटी के होते थे, सरकार के जंगल अंग्रेजों के आने के बाद बने, तो आप देखिए उनसे भी उनको वंचित किया जाने लगा। और खनिज खोदे जाने लगे, तो पहाड़ों में भी खनिज खोद करके प्रदूषण फैलाया जाने लगा। उनको जो है वो सिल्ट और धूल और जैसा मिट्टी में जीने के लिए उनको बाध्य किया गया, वहां भी उनको अधिकार नहीं दिए गए। तो गांधी जी की समझ थी कि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और उसका प्रतिकार इसी रूप में हो कि हम इन आदिवासी समुदायों को आगे बढ़ाएं, इनको शिक्षित करें और मुख्य धारा के साथ जोड़ करके जो राष्ट्र निर्माण है उसमें इनको हम शामिल करें, इनको आइसोलेट न रहने दें। अब एक दूसरा विमर्श चल रहा है आदिवासी को लेकर, कुछ कहते हैं साहब हमारी तो आदिवासियत सुरक्षित होनी चाहिए, इस पर किस तरह का कोई अटैक नहीं होना चाहिए। भाई आपके जो अच्छे गुण हैं आदिवासी समाज के, वे बहुत बड़े महत्वपूर्ण, जिस तरह से वो किसानों की तारीफ करते हैं कि भाई किसान जो है उसमें ज्ञान की खान है, आदिवासी भी ज्ञान की खान है। आदिवासियों के साथ बैठिए तो वो आपको क्या 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 बातें बताएगा जिसका हम लोग एक मतलब जो उसकी विजडम है, उस विजडम का उपयोग आज भी सबके कल्याण के लिए कर सकते हैं।
तो उनका ये था, उनके पास भी विजडम है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इतने जो उनके सदियों से वो लोग सरवाइव किए हैं, उनका कोई सिस्टम नहीं है, उनके परफेक्ट सोशल सिस्टम है, और वो परफेक्ट सोशल सिस्टम जो है वहाँ काम भी कर रहा है। किंतु जब वो मुख्य धारा से जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर उनके जो परफेक्ट सिस्टम में कुछ तो डाइल्यूजन होगा ही। और हमारे दूसरे वक्ता आ चुके हैं सर, मेरा निवेदन है तो तो 2 मिनट में अपनी बात कर रहे हैं। मैं अपनी बात तो पहले ही खत्म कर चुका था, लेकिन पुनः मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और विषय इतना व्यापक था क्योंकि एक गांधी जी के एक विषय पर ही पूर्ण सेमिनार हो सकता था, चाहे आदिवासी ले लेते, चाहे हम किसान ले लेते या मजदूर ले लेते, लेकिन तीनों जो समाज का एक महत्वपूर्ण वर्ग है और वो मेजॉरिटी होल्ड करता है, peasantry, laborers and tribals, they are